हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा मुंबई के एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन उसका रंग बहुत काला था। वो खुद को गोरा करने के लिए तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, नेचुरल होम रेमेडीज, ये सब ट्राई कर करके थक चुकी थी, लेकिन उसका कालापन दूर ही नहीं होता। काले होने के साथ साथ वो एक नंबर की आलसी किस्म की लड़की थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके माँ बाप बहुत सारा दहेज देकर उसकी शादी नकुल नाम के लड़के से करवा देती हैं। उसके ससुराल में उसकी सास तारा देवी थी। ससुराल में आने के बाद शिखा घर के काम के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझती थी। ये सब देखकर उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इस घर के प्रति भी तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे कुछ काम में हाथ बटाया कर। इतना दहेज मैं मुफ्त में नहीं लेकर आई हूँ। दहेज दिया है मेरे पापा ने, तभी आप लोगों ने मुझसे शादी की है, और मैं काम करने वाली कोई नौकरानी नहीं हूँ। अगर आपको इतनी ही जरूरत है ना, तो आप खुद ही काम कर लीजिए, लेकिन मुझे कुछ मत कहिए। हे भगवान, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तूने अपने गुण भी काले कर रखे हैं। अगर रूप में निखार नहीं है तो कम से कम अपने गुणों में ही निखार ले आ। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने की? मैं तुझे तेरे गुण निखारने को बोल रही हूँ बहू। अरे मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ ना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोबारा अगर मुझे काली कलूटी कहने की कोशिश की ना, तो फिर देख लेना, सारा दहेज तो वापस लेकर जाऊंगी ही, और आप लोगों को भी जेल पहुंचा दूंगी। दहेज लेकर आई है तो क्या तेरे तलवे चाटूं? अरे काम करने को बोल ही दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अरे सास हूँ मैं तेरी, इतना हक तो बनता है मेरा तुझ पे। हाँ, मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी, और अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढे। मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? मेरे तो कर्म ही फूट गए जो तेरे जैसी बहू पाई। ना रूप ना गुण, कौन सी मोटी बुद्धि की है ये। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर शिखा की आदत में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही एक दिन तारा देवी अपनी बहन रीमा के पास जाती है। शिखा भी उनके साथ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू रीमा के घर पहुंच जाते हैं, और वहाँ रीमा की बहू आरती घर का सारा काम अकेले ही करती है और सभी लोगों को अकेले ही चाय नाश्ता करवाती है। ये सब देखकर तारा देवी आरती को शगुन देते हुए कहती है, वाह बहू, तूने तो आज मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ। वाह बहू। अरे दीदी, मेरी बहू की जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। ये मुझे एक काम नहीं करने देती, और हाँ, रात को जब तक ये मेरे पैर न दबा ले तब तक इसे नींद ही नहीं आती। अच्छा तो है, तूने कुछ पुण्य किया होगा तभी तुझे इतनी गुनी सुंदर बहू मिली है। वैसे दीदी, शिखा भी तो करती होगी ना काम वगैरह घर का? हाँ, करती तो वो भी है। ये सब देखकर शिखा को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से दोनों चले जाते हैं। शाम को नकुल शिखा के लिए एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस ले आता है और उसको देता है। थोड़ी ही देर बाद शिखा वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। नकुल उसको देखकर हंसते हुए बोलता है, सेम टू सेम बॉडी और फेस कलर और वैसी ही ड्रेस। तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे लिए ड्रेस लेकर आए हो? अब मैं कौन होता हूँ मजाक बनाने वाला? कुछ तो कुदरत ने तुम्हारा मजाक बनाया है और कुछ तुम खुद अपना मजाक बनाती हो। ना रंग रूप है, ना ही कोई काम करने का गुण। ये बात है तो सुनो, 2 महीने के अंदर अंदर मैं अपने अंदर के सारे गुणों को निखार कर दिखाऊंगी। शरीर और बॉडी का रंग तो भगवान ने दिया है, इसे तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं खुद को बदल सकती हूँ, अपने गुणों को बदल सकती हूँ, और वो मैं कर कर रहूंगी। देख लेना तुम, समझ गए? तुम क्या करोगे सारा दिन? सोती रहती हो या फोन ही चलाती रहती हो? तुम्हें इन सब से जब फुर्सत मिले तब ना करोगी? वैसे सच में ड्रेस तुम्हारे रंग में खूब अच्छी मैच हुई है।
मजा ही आ गया देखकर। अब मैं नहीं बल्कि वक्त बताएगा जो बताना है। आपको मुझ पर जितना हंसना है ना उतना हंस लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जिस दिन मैं हंसूंगी ना उस दिन आपके तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, देखता हूँ तुमको भी और तुम्हारे दिए गए वक्त को भी। शिखा अपनी सास की मदद से घर का सारा काम सीखना शुरू कर देती है, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई और घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना। साथ ही साथ वो मुंबई की एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने की तैयारी भी करती है। दिन में घर का काम सीखती और रात में इंटरव्यू की तैयारी करती। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वो एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो घर उदास होकर लौट आती है और अपनी सास को रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया है। अरे मेरी बहू, कोई बात नहीं, तू ज्यादा रो मत। जो हो गया सो हो गया। अब फिर से कोशिश कर, जिद्दी बन, ताकि किस्मत तेरे कदमों में आके झुके। नहीं माँ जी, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे कई झटके लगते हैं जीवन में। इंसान गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। अभी तू गिर गई है, लेकिन उठेगी भी। इतना ज्यादा मत सोच, अब बस अपनी सफलता के बारे में सोच और मेहनत कर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फिर से उठूंगी, फिर से गिरूंगी और फिर से उठूंगी, लेकिन कभी हार नहीं मानूंगी। शिखा फिर से पूरी मेहनत के साथ इंटरव्यू की तैयारी करती है और कुछ समय बाद वो फिर इंटरव्यू देने जाती है, जहां उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो बड़ी ही खुशी के साथ घर लौटती है और ये खुशी अपनी माँ को बताती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ नकुल आ जाता है और उसको कहता है, ये तो पहला स्टेप है तुम्हारा। क्या मतलब? जब ऑफिस जाओगी और घर का काम भी करोगी, तब तुम खुद ही ये सब छोड़कर बैठ जाओगी। तुम देख लेना, जब मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ तो अब पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखते हैं, वक्त ही बताएगा ये तो। अगली सुबह शिखा 5 बजे उठती है और घर का सारा काम करके 10 बजे ऑफिस जाती है और वहाँ से आकर फिर शाम का खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहता है। उसको ये सब करता देख नकुल उससे कहता है, तो मेरी धर्म पत्नी, कैसा लगा तरीका आपको लाइन पे लाने का? मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी। शुक्रिया। इन सब का सारा श्रेय तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। अगर आप उस दिन वो सब कुछ ना कहते तो शायद मैं कभी आगे ही ना बढ़ पाती। लेकिन अब तुम घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती हो। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शिखा, आई लव यू। तभी वहाँ नकुल की माँ आ जाती है और कहती है, हाँ, अब तो मुझे भी अपनी बहू पर गर्व है। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप जैसे ससुराल वाले मुझे ना मिले होते और आप जैसा पति मुझे ना मिलता तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। वो सब ठीक है, और समय से मुझे दादी भी बना दियो। हाँ। नकुल और शिखा दोनों ही शर्माते हुए हंसने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन शिखा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज सबको देती है, जिस कारण घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसका बहुत ध्यान भी रखने लगते हैं। शिखा प्रेगनेंसी के समय तक ऑफिस से ऑफ ले लेती है और 9 महीने बाद शिखा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। आरोही और नैना मुंबई की एक एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाली सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां थी। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। आरोही की शादी मुंबई के एक पुलिस इंस्पेक्टर राहुल से फिक्स हो चुकी थी और ऐसे ही उसकी शादी के फंक्शंस में हल्दी वाले दिन आरोही येलो कलर का लहंगा पहनकर अपनी हल्दी की सेरेमनी में हल्दी लगवा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उससे कहती है, मेरी बिटिया, अब तो तू चली जाएगी ससुराल। ससुराल में सबको प्यार देना बेटा, और अपनी सास को अपनी माँ समझना। हाँ माँ, सबको अपना ही समझूंगी। अब तुम रोने धोने मत लग जाना। हाँ हाँ, जब तू अपनी बेटी की शादी करेगी ना, तब पता चलेगा तुझे। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है
और आरोही को हल्दी लगाते हुए बोलती है, और हाँ, मुझसे मिलने आती रही हो। पता चला शादी के बाद तुम मुझे भूल गई। पागल, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान। इसी तरह शादी वाले दिन राहुल जोरों शोरों से बारात लेकर मैरिज होटल में पहुंच जाता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, ओम मंगलम। जजमान, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। आरोही की माँ कोमल होटल के कमरे में जाकर देखती है कि आरोही है या नहीं। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है। परेशान होकर जब वो उसे कॉल करती है तो देखती है कि आरोही का फोन तो बेड पर ही है। आरोही की माँ नैना को फोन करती है और उसे कमरे में बुलाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब नैना वहाँ आती है तो कोमल उससे बोलती है, नैना बेटा, आरोही कहाँ है? तुझे कुछ पता है? आंटी जी, मुझे नहीं पता आरोही कहाँ है। हाय बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं क्या करूं? नीचे बारात है, इतने रिश्तेदार हैं, मैं क्या दूं जवाब जाकर नीचे? आंटी, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज संभालिए खुद को। आरोही यहीं कहीं होगी, अभी वापस आ जाएगी। कोमल और नैना काफी देर तक आरोही के आने का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आती। तभी कोमल नैना से कहती है, बेटा, तू मुझे अपनी माँ समझती है ना, तो जा मंडप में घूंघट करके बैठ जा। आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही है? ये लोग पुलिस वाले हैं, इतना बड़ा खानदान है, मेरी बड़ी बदनामी होगी। बेटा, मुझे इस बदनामी से बचा ले। पर ये बाराती, ये दूल्हा, ये सब कुछ आरोही के लिए आए हैं। मैं दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत आज तेरे हाथों में है। अपनी माँ की लाज रख ले बेटा। कोमल उसको बहुत समझाती है, जिस पर नैना मान जाती है और शादी के मंडप पर दुल्हन के जोड़ा पहनकर घूंघट में जाकर बैठ जाती है। थोड़े ही समय बाद पूरे विधि विधान से उसकी घूंघट की आड़ में शादी हो जाती है और नैना और राहुल एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। कोमल विदाई की रस्मों की तैयारी करती है, तभी एक आदमी की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे रे, आरोही बिटिया बाहर मरी पड़ी है, उसको करंट लगा और वो छत से गिर गई, मर गई, जल्दी आओ। सभी लोग बाहर भागे भागे जाते हैं और हंसी खुशी का वो माहौल मातम में बदल जाता है। राहुल जल्दी से दुल्हन का घूंघट हटाकर देखता है तो वो नैना को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस सब को समझ नहीं पाता, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं कोमल रोते हुए सभी को सारी सच्चाई बताती है कि आखिर किन हालातों में उसे आरोही की जगह नैना को मंडप में बिठाना पड़ा। जिसके बाद राहुल सब कुछ सोच समझकर नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस सब के बाद जहां एक तरफ नैना की डोली उठती है तो वहीं दूसरी तरफ आरोही की अर्थी उठती है। इतना सब हो जाने के बाद नैना का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे नैना सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी सास तरुणा उससे बोलती है, अरे आरोही तो मर गई, लेकिन तू क्यों शादी के मंडप में बैठ गई? इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? और तू मान कैसे गई? जरा भी दिल नहीं कांपा क्या तेरा ये सब करते हुए? अब इनको क्या पता कि असल में तो आरोही की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मैंने उसे जानबूझकर मारा था। राहुल मुझे बहुत पसंद था। खैर, ये सच तो किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, पर अब मुझे बेचारी बहू होने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ससुराल में नैना की पहली रसोई होती है और वो तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ ही देर में सारे मेहमान वहाँ आते हैं और नैना सभी को खाना परोसती है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे तरुणा, भगवान ने बहू तो तेरे ताई कति घनी कसुत्ती देई है, बिल्कुल गुणी और कति सुथरी, और खाना भी देख के स्वादिष्ट बनाया है इसने। एक बात तो माननी पड़ेगी तरुणा, बहू पसंद की कोई और, फोटो आई किसी और की और दुल्हन बनकर आई कोई और। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तरुणा आए दिन नैना की बेइज्जती करने लगती है। तो वहीं नैना की अपने घर की प्रति जिम्मेदारियां और मेहनत लगन देखकर राहुल को नैना से प्यार हो जाता है। और एक दिन शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो वो नैना के लिए एक हीरो का हार लाता है और उसे देते हुए बोलता है, नैना, आई लव यू। तुम्हारा और मेरा मिलना
ये कुदरत का करिश्मा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही लिखे थे, तभी तो एंड टाइम पर तुम ही मेरी दुल्हन बनी। और तुम्हारे लिए भी ये सब करना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन तब भी तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हो। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर घर में कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है। कौन तुम्हें गलत समझता है या कहता है, बताओ। अरे जी, कोई भी तो नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपका दिन कैसा रहा आज का? ठीक ठाक ही था। क्यों ना हम इस पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं? क्यों नहीं जी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे आप मिले, या यूँ कहो कि मैंने आपको किस्मत से जबरदस्ती छीना है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस खूबसूरत लम्हे को जी भरकर एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब तरुणा सीढ़ियों से उतर रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। साथ ही दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। नैना और राहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, तो वहीं उसे 3 महीने का बेड रेस्ट भी बताते हैं। सभी लोग तरुणा को लेकर घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना अपनी सास की खूब सेवा करती है। उनके सारे काम करती है, जैसे कि उन्हें ब्रश करवाना, खाना खिलाना, दवाई देना, उनके कपड़े चेंज करना। इतना ही नहीं, जब तरुणा धीरे धीरे ठीक होने लगी तो नैना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम पार्क में वॉक करवाने भी ले जाया करती। ये सब देखकर तरुणा की भी आंखें भर आती हैं और एक दिन जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो नैना से बोलती है, अरे बहू, आज मैं तेरी बदौलत अपने पाँव पर खड़ी हूँ। अगर तू न होती तो शायद मैं जीवन भर के लिए लंगड़ी हो गई होती। माँ जी शुभ शुभ बोलिए। भगवान जी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तभी तो हमें तू मिल गई। हमारे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो तू हमें मिली। लेकिन बेचारी आरोही के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माँ जी वो जहाँ भी हो, भगवान उन्हें बस खुश रखे। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, माँ वैसे नैना की कितनी ही तारीफ करो, कम ही होगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे हाथ का बना लंच खाकर तो सब तुम्हारी वाह वाह करते हैं। वो तो है, तभी तो देख आज मैं अपने पैरों पर चल पा रही हूँ। इस तरह आरोही की मौत एक हादसा बनकर रह जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत का राज दफन हो जाता है। तो वहीं नैना हमेशा के लिए उसकी जगह लेकर अपने पति और अपनी सास के साथ अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। प्रज्ञा बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने विपुल नाम के एक लड़के से उसकी शादी करवा दी थी। विपुल एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का लड़का था, जो सभी लड़कियों को ताड़ता रहता था। साथ ही शादी से पहले भी उसके 4 से 5 लड़कियों के साथ अफेयर्स रह चुके थे। बिना विपुल के बारे में जाने प्रज्ञा के माता पिता ने अपनी नाजुक सी कली बेटी को उस घटिया आदमी के साथ विदा कर दिया था और जिसका अंजाम प्रज्ञा को भुगतना पड़ा। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं कि तभी प्रज्ञा उससे पूछती है, विपुल जी देखिए ना, कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लग रही है? माँ जी ने पूजा में बुलाया है, तो बताइए ना एक बार। विपुल जी बताइए ना। अरे तुम फोन दो। नहीं दूंगी, जब तक मुझे बता नहीं देते ना कि कौन सी साड़ी पहनूं, तब तक आपका फोन बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं देगी ना तू? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर विपुल गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है, पागल समझ रखा है क्या तुमने मुझे? पता नहीं कहां से मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पल्लू में बांध दिया। ऐसा है, मुझे तुझ जैसी गवार लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। कुछ देर के बाद वो साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही खुद को शीशे के आगे देखती है तो उसकी गर्दन पर विपुल की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं और इस वजह से उसे गले का हार पहनने में भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी वो पहन लेती है और पूजा में जाकर भगवान की आरती करती है।
और फिर उसकी सास रेशमा उससे बोलती है, जीती रहे बहू, सदा सुहागन रहे। अच्छा बहू सुन, आज ना तू उपमा बनाना, विपुल को बहुत पसंद है, और बिल्कुल अच्छे से बनाना। ठीक है माँ जी, मैं अभी झटपट से बना देती हूँ। अरे रुक बहू, सुन तो सही। ओहो, आधी बात तो सुनी ही नहीं इसने, कहीं मूंगफली ना डाल दे उपमा में। प्रज्ञा उसके लिए जल्दी से उपमा बनाती है और वो क्रश्ड मूंगफली भी उसमें डाल देती है और विपुल भूख के मारे वहाँ आता है। प्रज्ञा हाथों में उपमा लिए वहीं खड़ी होती है और तुरंत उसे दे देती है, जिसे खाते ही विपुल बहुत ही जोर जोर से खांसने लगता है। ये सब देखकर प्रज्ञा बहुत ही घबरा जाती है और तभी विपुल बोलता है, मेरा गला, माँ जल्दी आओ मेरे पास। विपुल जी आपको क्या हो गया? ये लीजिए पानी। दूर चली जाओ मुझसे माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा माँ। इतना सब कहकर वो बेहोश हो जाता है और तभी विपुल की ऐसी आवाजें सुनकर रेशमा आती है और बोलती है, अरे विपुल बेटा, क्या हुआ तुझे? ऐसे बेहोश कैसे हो गया? माँ जी देखिए ना, इनको क्या हो गया? पहले इन्हें बहुत ज्यादा खांसी आई, फिर इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेबल पर रखी उपमे की प्लेट को देखकर वो उसे चखती है और प्रज्ञा को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अरे कलमोही, नासपीटी, बेअकल, बेशरम, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बात आखिर पूरी सुनी क्यों नहीं? तेरी गलती है सारी इसमें। पर माँ जी मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? अरे तूने मेरे बेटे को उपमा खिलाया ना, उसमें मूंगफली डालकर। अरे करमजली, इसे मूंगफली से एलर्जी है और तूने उसे वही खिला दिया। क्या? पर माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि इन्हें मूंगफली से एलर्जी है। अरे बेअकल, एम्बुलेंस भी बुलाएगी या मेरे बेटे को मारना चाहती है तू? प्रज्ञा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। कुछ टेस्ट और इंजेक्शंस लगाने के बाद विपुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। वक्त गुजरता जाता है, घर में सभी लोग खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो विपुल उसे कोई प्यार दे पाता और ना ही उसे कभी बीवी का दर्जा दे पाता। सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा पर जोर जबरदस्ती ही किया करता, उसे बहुत मारता पीटता। साथ ही रेशमा भी प्रज्ञा को बिना बात के ताने दिया करती। इन सब से परेशान होकर वो आत्महत्या करने के लिए फांसी का फंदा गले में डालती है और उसे अपनी आंखें बंद करके अपने मम्मी और पापा की झलक दिखाई देती है और ऐसे में वो अपना फैसला बदल लेती है, जिसके बाद वो विपुल को डाइवोर्स देने की सोचती है और डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करके विपुल के मुंह पर मारकर और अपने सारे सामान के साथ उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर आ जाती है और अपने मम्मी पापा के पास आकर उन्हें सब बताती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरी किस्मत में ऐसा गलत लड़का लिखा था। अगर हमें पता होता कि उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं मेरी बच्ची तुझे कभी उसके साथ विदा न करती। नहीं मम्मी पापा, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। समय गुजरता जाता है और प्रज्ञा अपनी पहली शादी की यादों को भुला देती है और ऐसे ही एक दिन वो सब्जी लेने के लिए बाजार गई होती है। वापस आते समय एक बड़ा सा ट्रक उसके पीछे तेजी से आ रहा होता है, लेकिन प्रज्ञा तो अपने ख्यालों में इस कदर गुम होती है कि उसे कुछ होश नहीं होता। और जैसे ही वो ट्रक प्रज्ञा को कुचलने वाला होता है कि तभी पुनीत नाम का एक लड़का आकर प्रज्ञा को अपनी ओर खींच लेता है और उससे बोलता है, पागल हो क्या तुम? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इतना बड़ा ट्रक तुम्हारे पीछे आ रहा था, देख के नहीं चल सकती क्या? अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मर जाने दो मुझे, आखिर मैं जीकर क्या करूँगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ है मेरे साथ। लगता है तुम ठीक नहीं हो। प्रज्ञा की ऐसी बातें सुनकर पुनीत उससे सारा सच पूछना चाहता है, जिसके बाद प्रज्ञा भी उसे विश्वास करके सब कुछ बता देती है और प्रज्ञा की कहानी सुनकर पुनीत बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, साथ ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से यूं ही बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उनमें गहरी दोस्ती हो गई हो।
इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं और उनके बीच में प्यार कब पनप जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन पुनीत उसे एक होटल में ले जाता है जहां उसने पहले से ही एक रूम को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक से तरीके से डेकोरेट किया होता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों में रिंग लिए प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जब से आप मुझे मिली हो। आपके बिना सांस लेना भी अब मुश्किल है मेरा। मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? पुनीत, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, पर क्या आप मुझे मेरे अतीत के साथ अपना पाएंगे? हाँ प्रज्ञा, मैं भी तुम्हें अपना पास बताना चाहता हूँ ताकि हम दोनों नए सिरे से अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर सकें। बताइए। प्रज्ञा, तुम्हारी तरह मेरी भी पहले शादी हो चुकी है। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो सिर्फ अभी 6 महीने की है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी बेटी को और मुझे संभालोगी? तो फिर आपकी पत्नी वो कहाँ है? वो इसे जन्म देने के बाद हम दोनों को छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी भी खाली हो गई थी, पर फिर जब तुम आई मुझे लगा कि मैं फिर से जी सकता हूँ। इधर आइए। आई लव यू सो मच। मैं आपको भी प्यार करूंगी और आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करूंगी। इस तरह वो दोनों अपने उस प्यार भले लम्हे में खो जाते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। साथ ही अपने घर वालों को सब बता देते हैं और उनकी सहमति और उनके आशीर्वाद से पुनर्विवाह कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करती है। इतना ही नहीं, वो पुनीत की बेटी को भी एक माँ की तरह सच्चा प्यार करती है और कभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती। पुनीत भी प्रज्ञा को वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी वो हकदार होती है। और कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि प्रज्ञा माँ बनने वाली है। इतना सब होने के बाद सभी लोग घर में उसका बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। दादी ने जैसे तैसे कर उसे 12वीं क्लास तक शिक्षा दिलवा दी थी और अपनी गरीबी के चलते मीना को कॉलेज की पढ़ाई नहीं करवा पाई थी। साथ ही अब उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारियां मीना के ऊपर आ जाती हैं और वो अपना और अपनी दादी का भ्रमण पोषण करने के लिए मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर देती है और साथ ही उन्हें बेचने लगती है। पर उसके दिल में पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने की चाहत हमेशा रहती है, जिसके चलते वो रोज ही अपने गांव के स्कूल के गेट पर खड़ी होकर बच्चों को निहारती रहती। ऐसे ही एक दिन उसके गांव में शहर से कुछ लोग स्कूल के लिए डोनेशन देने आते हैं। जब वो लोग मीना को ऐसे स्कूल के बाहर खड़े होकर पढ़ता देखते हैं तो उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम स्कूल के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हें सजा मिली है क्या? जी, मेरा नाम मीना है। नहीं साहब जी, मुझे कोई सजा नहीं मिली। मैं तो बस यहाँ खड़ी होकर स्कूल के बच्चों को देख रही हूँ। थोड़ी देर मतलब? तुम इस स्कूल में पढ़ती नहीं हो क्या? नहीं साहब जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अब मैं पढ़ाई कर सकूं। तो क्या तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकें? साहब जी, मेरे माँ बाप होते तो मुझे जरूर पढ़ाते, लेकिन। तो इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है? जी साहब जी। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? जी, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचती हूँ ताकि मेरी दादी और मेरा गुजारा चल सके। तुम्हारी दादी भी है, पर जब तुम घर पर नहीं होती तो उनका ख्याल कौन रखता है? जी, कोई नहीं रखता। तुम कब तक ऐसी ही जिंदगी जीती रहोगी? जी, जब तक मैं पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाती। तुम ऐसे कैसे पढ़ सकोगी बेटा? तो तुम एक काम करो, तुम अपनी दादी को लेकर हमारे साथ दिल्ली चलो। वहाँ तुम अच्छी से पढ़ सकोगी और बड़ी इंसान भी बन सकोगी। नहीं साहब जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों बेटा? मुझे अनजान मानकर ऐसा कह रही हो क्या, या फिर कोई और बात है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब जी, पर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने पैसे कब मांगे तुमसे? तुम पैसों की चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा। तुम बस तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए।
इसके बाद वो शहरी मुसाफिर मीना को अपने साथ दिल्ली ले जाता है, जहाँ वो मीना और उसकी दादी को रहने के लिए घर दिलवाता है और साथ ही छोटी छोटी चीजों का भी पूरा ध्यान रखता है। वो मीना का एडमिशन भी एक बहुत ही अच्छे और बड़े कॉलेज में करवा देता है। और एक दिन मीना अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक विजय नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। जी कहिए। और मेरा नाम मीना है, मैडम नहीं। जी ठीक है मीना जी। बताइए किस लिए आए हैं मेरे पास? जी मेरा नाम विजय है और मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ। यहाँ के प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि आपसे नोट्स बोरो कर लूं, बस इसलिए आपके पास हेल्प मांगने आया हूँ। ठीक है विजय, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। थैंक यू सो मच मीना जी। वैसे आपको देखकर लगता है कि आप यहाँ काफी टाइम से हैं, क्यों, है ना? देखिए, आप मुझे सिर्फ मीना कहकर भी बुला सकते हैं, और रही बात मेरी यहाँ आने की, तो मैं आपसे बस थोड़े टाइम पहले ही यहाँ आई हूँ। तो आपको यहाँ के प्रोफेसर इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? इतनी जल्दी तो कोई किसी को नहीं जानता। असल में बात ये है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और जब मैं यहाँ आई तो सर ने मुझसे कुछ सवाल किए। मैंने उनका फटाफट से जवाब दे दिया और उन्होंने झटपट से मुझे कॉलेज की कैप्टन बना दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना मिल गया हो। जी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना और विजय में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन विजय ये बात ठान लेता है कि वो मीना को अपने दिल की बात बता देगा, और उसको बताने के लिए वो उसके पास जाकर उससे कहता है, मीना, जब तुम मेरे पास होती हो ऐसा लगता है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है अपनी जिंदगी में। सच? तुम्हें सच में ऐसा लगता है क्या? हाँ सच में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ विजय, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपने घर वालों की रजामंदी से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मीना अपनी बूढ़ी दादी के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है, और उसकी सास कल्पना भी खुशी खुशी अपनी बहू और अपनी बहू की दादी को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन कल्पना अपनी किसी सहेली के घर उससे मिलने चली जाती है, और दादी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। तभी मीना घर के कामों में लगी होती है और अचानक घर में दो चोर घुस आते हैं और मीना को अकेला देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। मीना उन्हें देखकर चिल्लाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों मिलकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसे नीचे गिराकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। पर जैसे तैसे वो अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लोग उसे एक बार फिर पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, और उसकी दादी को इस बारे में कुछ खबर भी नहीं होती। कुछ ही देर बाद कल्पना वापस घर लौटती है और घर में सारा सामान ऐसे फैला हुआ देखकर वो चौंक जाती है और मीना को आवाज देने लगती है। साथ ही उसे पूरे घर में ढूंढती है। तभी कल्पना की आवाज सुनकर दादी उठ जाती है और दादी के पास जाकर कल्पना उनसे पूछती है, अरे माँ जी, आपने मीना को कहीं देखा है क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा, पर क्या हुआ? माँ जी, वो मीना कहीं दिख नहीं रही और घर का सारा सामान भी फैला हुआ है, इसीलिए पूछ रही थी। अरे ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? आज तक तो बिना बताए कहीं गई नहीं, फिर आज कैसे चली गई? मैं भी यही सोच रही हूँ और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ। अरे बेटा तू चिंता मत कर, जरा विजय को फोन लगा, उसे कुछ पता होगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं अभी विजय को फोन करके बुला लेती हूँ। कल्पना विजय को फोन करके घर बुला लेती है। ऐसे ही 24 घंटे बीत जाते हैं, पर मीना की कोई खबर नहीं मिलती और विजय मीना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा देता है और उनके साथ मिलकर मीना को ढूंढने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर मीना का कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे सभी लोग अपनी हिम्मत हारने लगते हैं
और एक शाम सभी लोग घर में बैठकर मीना को याद कर रहे होते हैं कि तभी मीना घर लौट आती है और उसे देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। सारा सच जानने के बाद विजय पुलिस के साथ मिलकर उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है और अपनी पत्नी मीना को इंसाफ। साथ ही मीना इस सब हादसे को भूलकर अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में एक बार फिर आगे बढ़ जाती है। शीना अपना घर चलाने के लिए एक मॉल में काम किया करती थी। वो बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। शादी के 1 साल बाद अचानक से ही उसके पति गर्भित का काम छूट गया, जिसके बाद उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में घर के हालात बिगड़ते रहे और उन्हीं हालातों को संभालने के लिए शीना को अपने कदम घर से बाहर निकालने पड़े। जब से लेके अब तक शीना ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, गर्वित, मैं खाना बना रही हूँ, पानी नहीं है, प्लीज बोतल भर दीजिए, पानी ठंडा तो भी हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, खुद कर लो, मैं बिजी हूँ अभी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? मैं फोन में लूडो खेल रहा हूँ। कोटी काट दी किसी ने, कभी सुना नहीं है? नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, अब तुम्हारे साथ ही तो घटना घटित होगी। बस लूडो के किंग तो तुम ही हो। अरे यार बकबक बंद करो, मूड मत खराब करो मेरा। पता नहीं कैसा पति मिल गया मुझे, कुछ समझता ही नहीं है, बस पलंग तोड़वा लो। शीना बोतल भरकर रख देती है और खाना बनाने के बाद गर्भित को खाने के लिए बुलाती है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन गर्भित एक हाथ में फोन लेकर फोन में ही देखता रहता है, जिसकी वजह से जब वो निवाला खाने की कोशिश करता है तो वो रोटी को सब्जी की जगह सूखी लाल मिर्च में डुबोकर खा लेता है और जिसके बाद वो चिल्लाता हुआ बोलता है, मेरे मुंह से पानी पानी। ये लीजिए पानी। अरे पागल हो गया बिल्कुल तुम, इतनी ज्यादा लाल मिर्च कौन डालता है सब्जी में? अभी तक मुंह जल रहा मेरा। हो गया तुम्हारा चिल्लाना, पहले खुद को तो देख लो, सब्जी में ही रोटी डाली थी या लाल मिर्च में? जो खाओगे वही आएगा ना मुंह में, बिल्कुल आलसी होते जा रहे हो। हाँ तुम बड़ा जैसे मुझे खुश रखती हो। गर्वित, तुम तो रहने दो, हद मचा रखी है तुमने तो बिल्कुल। यू टू शीना मैडम। दोनों खाना छोड़कर अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद गर्भित अपने दोस्त के साथ लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग करने वाला होता है और अपनी एक मैरून कलर की शर्ट ढूंढ रहा होता है। जब वो शर्ट उसे कमरे में कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो बाथरूम में जाकर चेक करता है, जहां वो शर्ट गंदे कपड़ों में पड़ी हुई होती है। तभी वो चिल्लाकर शीना को आवाज लगाता है, शीना जल्दी इधर आओ। यार क्या है ये सब? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। यू ऑलरेडी नो ना कि मेरी आज वीडियो कॉल है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे तुमने मेरी फेवरेट शर्ट नहीं धोई, अब क्या पहनूं मैं? गुस्से में होकर गर्भित खुद ही अपनी शर्ट को धोने लगता है और कुछ ही देर के बाद जब वो सूख जाती है तो उसे खुद प्रेस करने लगता है, लेकिन प्रेस करना ना आने की वजह से वो शर्ट को जला देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान होता है और खुद से कहता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने? अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। खैर कोई नहीं, अब भूख लग रही है, शीना भी नहीं है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। गर्भित एप्रन पहनकर रसोई में जाता है और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाल कर बनाने लगता है और पराठे बनाने के लिए जब वो आटा उतारता है तो सारा आटा खुद पर ही गिरा लेता है और कुछ ही देर के बाद उसके जले हुए टेढ़े मेढ़े पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और जब वो उन्हें खाने बैठता है तब छी, कितना बेस्वाद जला हुआ खाना बनाया है मैंने। मैं इतना बेकार खाना बनाता हूँ पता नहीं था। गर्भित वो खाना जाकर डॉगी को खिला देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा जला हुआ होता है कि डॉगी भी उसे नहीं खाता। शाम के वक्त जब शीना ऑफिस से घर आती है तो सोफे पर बैठकर वो गर्भित को आवाज लगाते हुए कहती है, गर्वित, मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो फिर से गर्भित को आवाज लगाती है और खुद ही जाकर देखती है। शीना जैसे ही रसोई में कदम रखती है तो देखती है कि पूरी रसोई तहस नहस हो चुकी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो गर्भित को ढूंढने लगती है
और ढूंढते ढूंढते जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि गर्भित वहाँ पर अजीब से तरीके से सोया हुआ है। वो उसे छोड़कर रसोई की सफाई करने लगती है, जिसके बाद वो शाम का खाना बनाती है। इतनी देर के बाद वो खुद ही वहाँ पानी पीती है कि तभी गर्भित वहाँ पर उबासी लेते हुए आ जाता है और तब शीना उससे बोलती है, हो गई आपकी नींद पूरी? और ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? तुम मेरे लिए खाना बनाकर नहीं गई, इसलिए मैंने खुद बनाया, लेकिन खाया नहीं क्योंकि जला हुआ इतना था। मैं आपके लिए ऑलरेडी खाना बना कर गई थी, बाहर टेबल पे रखा है। तो बताना चाहिए था ना। लीव इट गर्वित, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। दोनों जाकर फिर से खाना खाते हैं और रात को जब वो दोनों अपने कमरे में होते हैं तो उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। साथ में शीना गर्भित को भी समझाती है और इस तरह कुछ देर ठंडे दिमाग से बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगते हैं। गर्वित, आई नो आप मेरे और काम ना मिलने की वजह से और भी चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे भी आपको ऐसे टीज नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी गर्वित। इट्स ओके शीना, मेरी भी गलती है, मुझे तुमको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तुम लेट जाओ, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर गर्भित अपनी चप्पल उठाकर स्विच पर मारता है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले दिन वो दोनों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शीना उससे बोलती है, गर्वित आपके पीछे वो शॉपिंग बैग रखा है, जरा देना। अभी देता हूँ जान। गर्भित अपने पास रखे लंबे डंडे से उसे बैग उठाकर दे देता है और शीना ऐसे में उससे बोलती है, गर्वित ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों दे रहे हैं? देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। इसे स्मार्ट नहीं, आलसपन कहते हैं। ओह, अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अभी ना मैं जब रूम में थी तो फैन बहुत हिल रहा था, शायद उसका नट लूज हो गया है, तो आप याद से फैन ठीक करवा देना और पैसे कबर्ड में रख दिए। ठीक है जी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और फैन जरूर ठीक करवा लेना। ओके कर दूंगा, अब जाओ। उसके जाने के बाद गर्भित कभी घर में खाता है, कभी सोता है, तो कभी उठकर पसरकर टीवी देख रहा होता है। कभी तो वो अपने फोन में लूडो खेलता है और कभी चैटिंग करता है। शाम को जब शीना ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि गर्भित का सारा ध्यान टीवी के एक कॉमेडी सीन देखने में लगा हुआ है। तभी वो उससे बोलती है, गर्वित तुमने फैन ठीक करवा लिया क्या? हाँ हो गया। पक्का ना गर्वित? हाँ शीना, सब ठीक हो गया। शीना फ्रेश होकर डिनर बना लेती है और दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जिसके बाद वो लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर गर्भित तो पहले ही बेड पर जाकर लेट जाता है, तो वहीं शीना जब फैन ऑन करती है तो फैन अचानक से घूमता हुआ जोर से गर्भित के सर पर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और शीना फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करने के बाद शीना से कहते हैं, मिसेस शीना, आपके हस्बैंड को काफी सेंसिटिव जगह पर चोट लगी है। अगर आप सही टाइम पर उन्हें नहीं लाती तो शायद उनकी याददाश्त ही चली जाती। डॉक्टर वो कब तक रिकवर हो जाएंगे? देखिए, आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसी भी तरह की टेंशन ना लें और आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और वो हमेशा खुश रहें। शीना गर्भित से मिलने जाती है। अब आप कैसे हैं गर्वित? सर बहुत दर्द कर रहा है शीना। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। शीना मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत निकम्मा और आलसी पति हूँ। तुमने इतना सब कुछ कहा मुझे, मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो मेरे साथ आज ये नहीं होता। शीना उसे डिस्चार्ज करवाकर वापस घर ले आती है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही शीना की सारी बातों को अच्छे से मानता है। वो कुछ कंपनीज में फिर से इंटरव्यू के लिए भी जाता है और एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जहां पर मेहनत करके वो फिर से पैसे कमाना शुरू कर देता है और दोनों मियां बीवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये निकम्मे पति और समझदार बीवी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बीवी जिसका पति इसकी तरह ही निकम्मा हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।